हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है कैमलाइजेशन। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हम कैमला तक आ पहुँचे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैमला किस लिए ज़रूरत होता है। ये तब हम यूज़ करते हैं जब पेशेंट एडमिट होता है या कोई भी मेडिसिन हमें देनी हो, चाहे आईपीडी हो ओपीडी हो, तब हम इसको लगाना होता है। इसके थ्रू हम जितनी मेडिकेशन है कर लेते हैं। इसके सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पार्ट्स, जो कि बहुत ज़रूरी है। और स्टार्ट करते हैं। ये इसका प्रोडक्टिव कवर होता है, इसको आप नीडल प्रोडक्टिव कवर बोलते हो या कैमला कवर बोलते हो। क्योंकि मेन चीज़ ये कवर किसको करता है, नीडल को। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये जो मैंने बीच से निकाला ना, ये नीडल है। ये जब हम ठीक है, ये दो अलग अलग हो गए। अब मैं बताऊंगा इसका काम क्या है। खाली ये अंदर रहता है, ये जो ये चीज़ है ना जिसको हम कैथेटर बोलते हैं, ये खाली अंदर रहता है, ये जो कैथेटर है। और ये जो एरिया है, ये जो छोटा सा है, इसको ब्लशिंग एरिया बोलते हैं। ये और ये है ना, ये कैथेटर हब एंड विंग्स बोलते हैं इस चीज़ को। और ये जो ये एरिया है, वैल्यू होता है। ये नीडल ग्रिड बोल दो आप इसको या कुछ भी। ये रहा नीडल ग्रिड, ठीक है, ये नीडल ग्रिड रहा। और यहाँ से जब हम लिवर लॉक प्लंज बोलते हैं इसको, ठीक है, यहाँ से ये लिवर लॉक प्लंज है। और जो हम निकालते हैं ना, जब मैंने बोल दिया, अब जब मैंने इसको एकदम से यहाँ से निकाल, ठीक है, इसके टाइप्स होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये पिंक कलर का होता है, ये 22 का होता है, ये 18 का होता है। बस कलर कोडिंग ज़रूरी याद रखो। और ये ब्लू, ये 22 का होता है। और एक आता है येलो, वो 24 नंबर का होता है, 24 नंबर का, जो कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों को लगाते हैं हम। हाँ, इनके सब कोई बहुत ज़्यादा ओल्ड पेशेंट हो जिसको वैन नहीं मिल रही हो, तब हम उसको लगाते हैं। ये वैन में जाता है ना, यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉप आता है जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारा कैमला है वो एग्जैक्ट वैन में है। फिर इसको निकाल देते हैं, इसलिए फ्लशिंग बैग बोलते हैं। और ये जो ये एरिया है इसको नीडल ग्रिड बोलते हैं, ये, ठीक है ना। और अब ये आ गया जो अंदर रहता है, ये कैथेटर हो गया, ये ब्लश हो गया, ये ब्लशिंग एरिया है, ठीक है ना। ये इंजेक्शन पोर्ट कैप होती है, ठीक है ना। और ये वैल्यू हो गया। ये जो छोटा सा एरिया आपको लग रहा है, ये वैल्यू है इस चीज़ का, ठीक है। ये कैथेटर विंग्स बोलते हैं या कैथेटर हब बोल दो, ये उसके लिए हो। ये हम ऐसे लगा लेते हैं, हमेशा ऐसे रखते हैं पकड़ के, फिर ऐसे लगा लेते हैं, जिससे हमें ये 45 डिग्री या नॉट मोर लेस देन 30 डिग्री या 35, अलग अलग एंगल्स होते हैं हर जगह के। तो ये चीज़ जैसे हम यहाँ लगाना हो तो यहाँ पर ये सुपरफिशियली जाना होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एक वैन बना ली, फिर लगा दिया, खाली ये फिर अंदर रहता है ये चीज़। और अगर इनके सब हाथ मोड़ते भी हो, कुछ भी करते हो, हमको कोई ज़्यादा इंजरी नहीं होती है। ज़्यादा क्या इंजरी नहीं होती है, क्योंकि ये वैन में होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जैसे आप इसको मोड़ लोगे वैसे, ठीक है। अब इस चीज़ से डरना नहीं है। और जो भी मेडिको हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम ये वैन में जाते हैं, यहाँ पर हमको पहले ही इंडिकेशन मिलती है। जब एक रेड ब्लड यहाँ पर एक ड्रॉप आ जाता है, आप वैन में जा रहे हो, यहाँ पर नहीं आ रहा है, यानी कि आप वैन में नहीं जा रहे हो, आप कहीं और जा रहे हो। आपने प्रिक दे दिया, यहाँ पर कोई भी ब्लड स्पॉट नहीं आया, दैट मीन्स वी आर ऑन द रॉन्ग वे। हम गलत साइड जा रहे हैं, हम सही साइड में नहीं कर रहे हैं इंजेक्ट, ठीक है। तो याद रखो, मल्टीपल प्रिक्स कभी भी नहीं देने होते। अगर आपको लग रहा है कभी, हाँ कभी होता है लाइफ ऐसे, किसी पेशेंट को आपको लग रहा है कि नहीं आ पा रहा है, तो क्या कर लो, किसी एक्सपर्ट जो वहाँ पर होता है उसको बुलाओ। अगर वो भी नहीं है अवेलेबल, तो एक एनेस्थीसिया को बुलाओ, एनेस्थेटिक जो होते हैं उनको बुला लो। दे आर मच मोर सीनियर, मच मोर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। क्योंकि एनेस्थीसिया का मेन काम यही, एक तो सेंट्रल लाइन होता है, और उनको आईवी एक्सेस के बारे में सब कुछ पता होता है, कौन सी वैन किस एरिया में जा रही होती, कहाँ जा रही होती है, फ्रेजाइल होती है, कोई स्लिपरी होती है। तो वैसे तो ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे लाइफ में अभी तक ऐसा नहीं हुआ मेरे कैरियर में कि हमें किसी एनेस्थेटिक को बोलना पड़े। पर इन केस पेशेंट की कंसर्न की बात जब आती है, तो हमें नहीं फील शाई करना होता है कि या डिमोटिवेट खुद को नहीं फील समझना कि यार एक कैमला नहीं लगा मुझे, नॉर्मल नहीं लगता, फ्रेजाइल होती है, बहुत चीज़ें होती है, कभी नहीं लगता। कभी किस्मत भी आपकी साथ नहीं देती है, तो
टेंशन नहीं लेनी होती है, पेशेंट को मल्टीपल ट्रिक्स नहीं देने होते हैं। इस चीज़ से खास ख्याल रखो। पेशेंट हमारे लिए प्रायोरिटी है, ना कि हमारा ईगो को हमेशा हॉस्पिटल में साइड में रखा करो जब बात पेशेंट की हो। हाँ, आपको आपस में कुछ भी है, आप स्टाफ हो, दोनों को आपको मिल नहीं रही, बन नहीं रही है, तब ये चीज़ मैटर नहीं करती। सबसे पहले होता है पेशेंट, बाद में आपका जो भी है पर्सनल। हाँ, एक चीज़ और याद रखो, प्लीज़ और प्लीज़ अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स मत कर लो। आप बहुत बड़े संकट में आ सकते हो अगर आप इन चीज़ों को आप मिला रहे हो। आप आगे नहीं बढ़ोगे, आपकी प्रमोशन नहीं होगी और आप नई चीज़ नहीं सीखोगे। जो आपका सीनियर है उससे रहो, बने रहो। उन्होंने आपसे ज़्यादा सीखा है, देखा है, परखा है, चीज़ें देखी है, तो उनसे मशवरा लिया करो। वो चीज़ें अच्छी बताते हैं हमेशा। मैंने अपने सीनियरों से सीख लिया है। मैंने जब भी कभी भी उनसे हेल्प मांग ली, कभी भी उनसे कुछ पूछा है, उन्होंने कभी ना नहीं किया है। आई एम लकी इन दिस फील्ड। उन्होंने हमेशा मुझे बता दिया है और बेटर वे में बता दिया, अच्छे अंदाजे में, अच्छे तरीके से बता दिया। और मेरे जो जूनियर्स थे, मैं भी कोशिश करता था हमेशा एक नाइस पर्सन बनने की, एक अच्छा इंसान बनने की, कि मैं उनको अच्छा चीज़ बता सकूं। और जो बुरी चीज़ें हैं जिससे खुद को भी नुकसान हो, पेशेंटों को भी नुकसान हो, वो चीज़ हमेशा मैं उनको पहले बताता हूँ कि ये चीज़ें करनी नहीं है किसी भी हाल में। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था। ये चीज़ साथ साथ में ये भी बताना ज़रूरी होता है कि क्योंकि जो चीज़ मैंने देखी है, देख लिया इन्वायरमेंट कैसा हुआ होता है, मैंने इमरजेंसी देख लिया, ICU देख लिया, CCU देख लिया, कैथ लैब देख लिया है। इस डिपार्टमेंट में अगर आप भी कभी जाओगे, कभी भी जा रहे हो, तो यू शुड बी वेल एजुकेटेड। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए। कभी कभी आपको बोलो कि 6 घंटे की ड्यूटी है तो 7 घंटे 8 घंटे हो गए, डजेंट मैटर। आपके लिए पेशेंट प्रायोरिटी है, ना कि आपके 6 आवर्स 7 आवर्स। डजेंट मैटर। मैं बता रहा हूँ फिर से, मैंने कभी 6 घंटे की ड्यूटी होती है, मैंने 10 भी की है, 11 भी की है, 12 भी की है। ठीक है, कभी डबल भी लगाई है। क्यों नहीं आया? किसी को कोई प्रॉब्लम आया, कुछ भी प्रॉब्लम हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो गया किसी को जिसको आना चाहिए था मेरी जगह, वो नहीं आया, दैट डजंट मीन कि आप लीव कर दो। आपको लीव नहीं करना है, आपको वहाँ रुकना है किसी भी हाल में, जब तक आप एक नया स्टाफ ना आए वहाँ पर। वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, आपको प्रोफेशनल वे है वो। और क्योंकि आपने आप मेडिकल फील्ड चूज़ किया है, तो यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चलती कि मेरे को वो था, मेरे को ये था, मेरे को ये प्रॉब्लम थी, मेरे को वो प्रॉब्लम थी। नहीं, देयर इज़ अ सेकेंडरी क्वेश्चन। और वो आपने मेडिकल जब चूज़ किया है, आपने उसी दिन डिसाइड किया है कि मेरे लिए पेशेंट पहले हैं और बाद में मेरी चीज़ें। ठीक है, आप मुझे पता है नाइट ड्यूटियाँ करते हैं, 12-18 घंटे की होती हैं, पर ये आपको पता था कि ये चीज़ें होंगी, फिर भी आपने जो चूज़ किया है। और हमेशा पेशेंटों के साथ लीनियंट रहो, अच्छे से बात कर लो उनको। वो ऑलरेडी तकलीफ़ में होते हैं, आप उनको और तकलीफ़ दे रहे हो कुछ ऐसी बातें कह के कि वो चाहते कि यार मैं मर ही जाऊँ, उससे अच्छा है। देखा है मैंने, ऐसे कंप्लेंट्स आई है। तो इट इज़ बेटर टू बी हम्बल, ऑलवेज बी काइंड, बी हम्बल। उनको अच्छे से प्यार से बात ही कर लोगे ना, वो आधा ठीक उसे होते हैं पेशेंट। ठीक है, तो आप जब भी हॉस्पिटल ज्वाइन करोगे, जो न्यू ज्वाइनीज हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो दिख रहे हैं, ये हमें वहाँ पर जब मैं स्टडी कर रहा था, ये सारी चीज़ें नहीं बताया जाती थी हमको। जितने भी बुक्स थे पढ़ने थे, उनको एग्ज़ाम क्लियर करना था, तभी जाके एक अच्छे नंबर लाने थे, एक डिग्री लानी थी, 4 साल में कंप्लीट करना था किसी भी हाल में, बाय होक और क्रुक। तो ये चीज़ें नहीं बोली जाती थी। आई होप कि मुझे ये लग रहा है कि आप जहाँ पर भी आप हॉस्पिटल में हो, आप किसी अगर एजुकेशन अभी पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, मुझे नहीं लगता आपको भी बताया गया होगा। ये सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर लो, NCPs बना लो, ये सारा कुछ। तो अगर अच्छा होता अगर हमको ये चीज़ें पहले ही ड्यूरिंग एजुकेशन, ड्यूरिंग स्टडी ही बताई जाती कि ऐसे करना होता है। मॉरल एजुकेशन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। मॉरल एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है, हमको पता होना चाहिए। द वे ऑफ टॉकिंग, हाउ आप कैसे बात कर रहे हो। हम 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं, बहुत हमारे पास अब अनएजुकेटेड पीपल नहीं आते, हमारे पास एजुकेटेड वेल सेटल्ड बंदे आते हैं जिनको हमें ट्रीट करना होता है। दे नो ईच एंड एवरीथिंग, दे आर अवेयर अबाउट द सोशल मीडिया, दे आर अवेयर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। उनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो पहले ही गूगल कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो इससे क्या हो सकता है। तो हमेशा जब भी आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, उनको बता दो मेरा नाम ये है कि मैं आपको ऐसे आज असाइन किया गया हूँ, आज मैं आपका
टेक केयर करने वाला हूँ, आज मैं आपकी मेडिकेशन करने वाला हूँ, आज मैं आपको ट्रीट करने वाला हूँ। ये सारी बहुत ज़रूरी होती हैं, एक पेशेंट का राइट होता है ये जानने के लिए, ठीक है। हाँ, अगर कभी पेशेंट रिफ्यूज़ कर ले, उसके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। पेशेंट किसी चीज़ से रिफ्यूज़ कर लो, पहले उसको समझाओ अच्छे से, प्यार से, बात से उनको बताना है कि देख लो, अगर आप ये दवाई नहीं लोगे, जो चीज़ आप 10 दिन में 12 दिन में होगी, वो आप ये दवाई से 1 दिन में ठीक हो जाओगे, ठीक है। ये वे है सिखाने का, समझाने का। अब आप उनको बोलोगे ठीक है ना खाओ, मेरा क्या है, मेरा फ़र्ज़ था पूछना है, ये फ़र्ज़ नहीं है। इधर आपको समझाना है पेशेंट को। पेशेंट ऑलरेडी इरिटेट हुआ है, परेशान हुआ है बीमारियों से, बार बार हॉस्पिटल आ रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजरा है, 2-4 हॉस्पिटल उसने ऑलरेडी देखे हैं, अब आपके पास भी आया। आप डिफरेंट क्या लगना चाहिए उसको आपसे, वे ऑफ टॉकिंग, आप कैसे बात कर रहे हो उसको, आप उसको समझा कैसे रहे हो, आप उसको प्रायोरिटी कैसे कर रहे हो। पेशेंट को सुनना है, जब पेशेंट बात कर रहे हैं ना, आपको मेडिकेशन की चिंता नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे फाइल पेंडिंग रहेगी, नोट्स डालने तो भूल गया, वो ये सब कुछ नहीं है, छोड़ दो ये सब। पेशेंट की और ध्यान से सुन लो, मेंटेन IPR, ये इसीलिए बोलते हैं, आई टू आई कॉन्टेक्ट कर लो, पेशेंट की सुन लो अच्छे से, पोलाइटली, स्माइल से वापस जवाब दे दो उनको अच्छे से। वो कुछ भी बोल रहा है, ठीक है जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, ऐसे बात कर लिए, हाँ जी मैं ज़रूर कर लूँगा, ये आपके लिए ज़रूर कर लूँगा। वो कुछ बोल रहा है, आप बस मुझे 4 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो, मैं ये चीज़ आपके लिए प्रोवाइड कर लूँगा। अगर वो ऐसी कोई डिमांड कर रहा है जो आप नहीं कर पाओगे, फेक प्रॉमिस नहीं करना है, उनको बताना है कि देखिए जी, मैं यहाँ पर ना, मेरे कुछ लिमिट्स हैं, कुछ हदें हैं, कुछ सरहदें हैं जिनको मैं पार नहीं कर सकता, तो जो आप मुझसे मांग रहे हो, जो चीज़ आप बता रहे हो, वो अवेलेबल नहीं हो सकती हॉस्पिटल में, ये चीज़ हम नहीं अलो कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटिक पेशेंट हैं, ठीक है, उन्होंने आपको बोला मुझे रसगुल्ला खाना है, कैसे कर लोगे? ये आता है आपका कि आप कैसे उनको समझाओगे। आप उनको बता दो देखिए जी, आपका ना शुगर बहुत कंट्रोल लेवल में आया, अब आपको इंसुलिन या दवाई हम दे ही नहीं रहे, आप ऐसे ही मेंटेन हो रहे हो। अगर आपने रसगुल्ला खाया या कोई भी मीठा चीज़ खाया तो आपका ना शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। आप जैसे अभी आप मेरे से हंस हंस के बात कर रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो, आप नहीं कर पाओगे। आपको कल हमें डिस्चार्ज करना है, परसों डिस्चार्ज करना है, अगर आप ये खाओगे मे भी आपको फिर लॉन्ग टाइम, आपको लॉन्ग स्टे होना करना पड़ेगा। ये तरीका है सिखाने का, सिंपल। तो बी नाइस विद योर पेशेंट्स, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, और ये चीज़ें याद रखना जो मैंने IVN